ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कोविड-19 जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को आभा गुप्ता का नमस्कार। श्रोताओं, कल 27 जुलाई को एमपी बोर्ड 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ। तो सभी छात्रों को हार्दिक बधाई। जिन छात्रों को उम्मीद से कुछ कम अंक प्राप्त हुए हैं वे मायूस ना हो। आप अपना आकलन खुद कर सकते हैं। यदि आप आगे मेहनत करेंगे तो निश्चित ही परिणाम बेहतर होगा। और जिन छात्रों को असफलता मिली वे भी बिल्कुल मायूस ना हो। आगे आपको एक मौका और मिलेगा। और वैसे भी कहा जाता है ना कि असफलता से ही हमें सीख मिलती है। सभी अभिभावकों को भी अपने बच्चों को यही समझाना चाहिए। उनका हौसला, उनका मनोबल बनाए रखना माता पिता का कर्तव्य है। श्रोताओं, ये तो बात हुई छात्रों की परीक्षाओं की, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की भी एक परीक्षा इस समय चल रही है और अपने धैर्य, संयम और सतर्कता से हमें इसमें अव्वल दर्जे में पास होना है। जी हाँ श्रोताओं, कोविड-19 से हमारी जंग अभी जारी है क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। लेकिन हाँ, कोविड-19 से बचने के साथ साथ मलेरिया और डेंगू से भी बचिए। बरसात का मौसम चल रहा है, ऐसे में मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ा है। त्वचा पर चकत्ते, तेज सिरदर्द या पीठ दर्द, आंखों में दर्द, तेज बुखार, मसूड़ों और नाक से खून बहना, ये सब डेंगू के लक्षण हैं। मलेरिया भी मच्छरों से ही फैलता है। बेहतर हो कि हम मच्छरों से ही बचें। घर के जाली वाले दरवाज़ों को लगा कर रखें। रात को मच्छरदानी में सोएं। बच्चों का खास ख्याल रखें। खैर दोस्तों, ये तो हुई स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ बातें। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ें और आपको मिलवाएं आज के मेहमान से। श्री जे.एस. भिड़े एक एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर हैं। इसे हैम रेडियो भी कहा जाता है और जो इसे ऑपरेट करते हैं वे हैम कहलाते हैं। हैम रेडियो की ये दुनिया कैसी है, इसमें कैसे प्रवेश कर सकते हैं और हैम क्या क्या करते हैं, इस बारे में हमने विस्तार से बातचीत की श्री जे.एस. भिड़े से। आइए आपको सुनवाते हैं ये बातचीत। सर नमस्कार। नमस्ते। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। ये जो एमेच्योर रेडियो है या हैम रेडियो है, ये क्या है? जी। सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को यही बताइए, क्योंकि ऑल इंडिया रेडियो को तो जानते हैं हमारे श्रोता। एमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। जैसे आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति जब कोई नई चीज के लिए कुछ सीखने की कोशिश करता है तो उसे एमेच्योर्स बोलते हैं। सही बात। तो आपने देखा होगा तीरंदाजी वगैरह में भी एमेच्योर वर्ड यूज किया जाता है। एंड एथलेटिक्स में भी, ओलंपिक्स में भी एमेच्योर वर्ड काफी यूज किया जाता है, क्योंकि वो क्या सब नए नए लोग होते हैं और वो हमेशा अपना जो उनको क्वालिटीज रहती है कोशिश करते हैं कि अपन किस तरह से इसको लोगों के सामने लाया जाए। ठीक है। तो उसको एमेच्योर बोलते हैं, क्योंकि यह हॉबी है और ये रेडियो के साथ जुड़ी हुई, इसलिए एमेच्योर रेडियो कहा जाता है इसको। ट्रांसमीटर का उपयोग तो होता है इसमें। उसमें सब ट्रांसमीटर, रिसीवर सब कंप्लीट आता है। जी। दूसरा, हैम रेडियो भी इसे बोलते हैं, क्योंकि पुराने जमाने में जब रेडियो चालू हुए थे या इससे पहले भी, तो 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था। एक तो हेनरी करके थे जिन्होंने करंट के ऊपर काम किया था कि करंट और वोल्टेज कैसे क्या होते हैं। आर्मस्ट्रांग थे और एक मार्कोनी थे जिन्होंने कि रेडियो के ऊपर काम किया था। तो इन तीनों के नामों के पहले पहले अक्षर ले करके हैम वर्ड बनाया गया है। अच्छा। HAM। H फॉर हेनरी। हेनरी और A फॉर आर्मस्ट्रांग और M फॉर मार्कोनी। जी। लेकिन इसके बाद में इसमें थोड़ा सा चेंज आया है। हेल्प ऑल मैनकाइंड इज वन ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है इसका। वो हर एक मनुष्य जाति की मदद के लिए जो रेडियो का यूज किया जाता है उसको हैम रेडियो बोलते हैं। हेल्प ऑल मैनकाइंड, क्योंकि इसका अधिकतर उपयोग जो है वैसे डिजास्टर में ज्यादा हुआ। और तीसरी बात ये थी कि क्योंकि बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और जो प्रोफेसर लेक्चरर्स थे जो लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो उनको भी इसके बारे में काफी नॉलेज मिला।
और काफी नई चीजें सीखने को मिली और इसके ऊपर बेसिक चीजों के ऊपर जो सीखने के बाद में फिर अपन एडवांस उसके ऊपर जाते हैं। अच्छा क्योंकि आजकल हम लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी करते हैं जी और बहुत सारी नई नई चीजों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जी। तो इसलिए इसको हैम रेडियो और एमेचर रेडियो ऐसे दोनों तरफ से इसको पहचाना जाता है। तो इसके लिए जो हैम होते हैं उन्हें लाइसेंस लेना होता है, तो किस तरह जी मिलता है वो? लाइसेंस लेने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग है न्यू दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जी तो वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन उसके लिए इनको एक परीक्षा देना पड़ती है हर एक व्यक्ति को ठीक। जो भी इस लाइसेंस के लिए मतलब आता है। और उस परीक्षा में उनको बेसिक सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि सबको मालूम है कि परीक्षा में बैठने के लिए सभी तरह के लोग आते हैं। इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है ज्यादा किसी को, तो इसलिए बेसिक सवाल ही पूछे जाते हैं और उन सवालों का जवाब भी ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है। और यदि वो सवालों के जवाब दे देते हैं और वो यदि पास हो जाते हैं तो वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा की फीस बहुत कम होती है क्योंकि ये एज ए शौकिया तौर पर ये दिया जा रहा है, तो इसकी 100 रुपए मात्र परीक्षा की फीस होती है। ठीक है। 1000 रुपए यदि आप देंगे तो आपको 20 साल के लिए लाइसेंस मिलता है अच्छा। और 2000 देंगे तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। इसके बाद में आपको एक भी पैसा किसी को भी नहीं देना है। आप घंटों बात करिए, रात दिन बात करिए, किसी से भी बात करिए। इसके लिए कोई उम्र का बंधन है या कोई क्वालिफिकेशन होती है? हाँ, एक उम्र का बंधन है जरूर इसमें। वैसे 12 साल इन्होंने रखी है। 12 साल में क्या होता है, बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि जो साइंस की बेसिक चीजें समझ सकता है। मिनिमम एज 12 साल है और उसके अलावा और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं है इसमें। अच्छा। कोई भी इसमें परीक्षा में अपेयर हो सकता है। लेकिन 12 से 18 तक जो बच्चे बैठते हैं उनको अपने पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि मतलब हम इसको ऑथोराइज करते हैं परीक्षा में बैठने के लिए। अच्छा। और 18 के बाद तो फिर वो वयस्क हो जाता है तो फिर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। सब तरह के लोग हैं इसमें। अच्छा, पूरी दुनिया में हैम है, तो किस तरह से वार्तालाप करते हैं? लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल होती है इसमें? परीक्षा जो होती है ना उसमें हमको एक विशेष तौर पे जो पेपर होता है उसमें 2 हिस्सों में बटा रहता है। एक तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन साइंस के बारे में जो जानकारी होती है। दूसरा जो पार्ट होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, वो रहता है ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब है ना, आप किस तरह से स्टेशन को ऑपरेट करेंगे। मतलब हमारा तरीका उस तरह का नहीं होता जैसे कि आपके हाथ में कोई भी इक्विपमेंट पकड़ा दिया और आप चाहे जो आपकी मर्जी में आए, मन में आए वैसा आप बोल सकते हैं। हम लोगों को पूरे नियम के हिसाब से ही बात करना पड़ती है। क्योंकि क्या होता है, यदि हम आपको रिस्पेक्ट देंगे तो आप भी हमको रिस्पेक्ट देंगे बोलने में, है ना। हमारे इंटरनेशनल लेवल पर यही एक तरीका रहता है कि हम लोग मतलब किस तरह से बात करें। क्योंकि हमारे सामने सभी लैंग्वेजेस के लोग आते हैं। जापानीज भी होते हैं, चाइनीज भी होते हैं, या फिर जर्मन्स भी होते हैं, रशियंस भी होते हैं, जिनको की इंग्लिश बहुत ही कम आती है। तो इसलिए भाषा वैसे ही होना चाहिए जो कि उनको समझ में आए। और जब भाषा समझ में आएगी तभी तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। और ये पहला ऐसा हमारा लाइसेंसिंग प्रोसीजर मतलब है ना, ये सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें कि पूरे दुनिया में एक ही सिलेबस बनाया गया है पूरा दुनिया का। अच्छा। आप दुनिया में कहीं पर भी चले जाइए, यदि एक जगह आपने प्रिपरेशन करी है तो कहीं पर भी परीक्षा दे सकते हैं। यानी हैम रेडियो पूरी दुनिया को जोड़ता है। पूरा दुनिया को जोड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग को वही फ्रीक्वेंसीज मिलती है जो मेरे को मिली है या जो अमेरिकन को मिली है या जो रशियंस को मिली है। हम लोग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन तरफ से बना हुआ है उसमें वो फ्रीक्वेंसीज का भी एलोकेशन हुआ है हम लोगों को। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसीज मालूम रहती है कि हम लोग कहाँ कहाँ किससे किससे कैसे बात कर सकते हैं। उस हिसाब से हम लोग अपने रेडियो सेट को ट्यून करते हैं और बात करते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको कोई कॉल साइन भी मिलता है ना? जी हाँ, एक कॉल साइन जरूर मिलता है हमको, जो कि एक हमको यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी मतलब हमको जो कॉल साइन मिला हुआ है वो दुनिया में किसी को नहीं मिला होगा। पूरी दुनिया में हम लोग उसी से जाने जाते हैं। मतलब जैसे मेरा कॉल साइन है VU2JAU। अब इसकी खासियत ये है कि पहले दोनों अक्षर अपने देश को डिनोट करते हैं। अच्छा। V और U। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है, जो नंबर 2 है डिजिट जो फॉलो कर रहा है वो आपका ग्रेडेशन ऑफ एग्जामिनेशन है कि आप कौन सी ग्रेड की एग्जाम पास किए। क्योंकि 2 ग्रेड होती है अपने एग्जामिनेशन में, एक रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड होती है और एक जनरल क्लास होती है। अच्छा। तो यदि हमने हायर क्लास की एग्जाम पास करे तो हमको VU2 मिलेगा और यदि रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड करिए तो VU3 मिलेगा। रिस्ट्रिक्शन मतलब हमको कुछ कम फ्रीक्वेंसी दी जाती है। अच्छा। और जनरल क्लास के लिए कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी दी जाती है क्योंकि उनको नॉलेज कम रहता है, तो इसलिए उस हिसाब से उनको बाइफरकेशन किया गया है। तो बचे हुए 3 अल्फाबेट्स है वो आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मतलब जैसे मेरा JAU है, मेरा नाम जयंत भिड़े है,
और पूरे दुनिया में मेरे को जयू के नाम से जानते हैं, तो मैंने JU लेना चाहा था, तो वो 9 मिलते हुए मैंने बीच में फिर A डाल दिया, तो JAU मिला मेरे को। अच्छा, जब फ्रीक्वेंसी आप सर्च करते हैं तो दुनिया में जी। जो भी हैम रेडियो ऑपरेट कर रहा होगा वो आपको मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। उसमें एक चीज हम और आपको बता दें, क्योंकि हमको इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज मिली जो किसी को भी नहीं मिली हुई है। अच्छा। और इसीलिए हम लोगों में यूनिकनेस यही होता है कि हम समय के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। अच्छा। सुबह के टाइम हम 40 मीटर पर रहते हैं, 40 मीटर के ऊपर। शाम के टाइम हम 20 मीटर पर रहते हैं। तो हमको मालूम रहता है कि कौन से टाइम हमको फ्रीक्वेंसीज पे बात करने का मौका मिलेगा, या खास करके हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आयोनोस्फीयर का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं आयोनोस्फीयर मतलब आकाश में कई सारी तरंगे होती है अलग अलग हाइट के ऊपर, और हमारे रेडियो वेव्स वहां से टकरा करके फिर दूसरी जगह जा करके हमको मतलब उसका जवाब मिलता है। तो खासियत तो वही रहती है कि हम लोगों को ये मालूम रहता है कि वो आयोनोस्फीयर सुबह के टाइम हमको कौन सी फ्रीक्वेंसी के लिए सुटेबल रहेगा और शाम के टाइम कौन सा सुटेबल रहेगा, क्योंकि ये सब स्टडी होती है हम लोगों की। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हम लोग काम करते हैं, तो इस तरह से गवर्नमेंट को हमारी तरफ से एक प्रकार से मदद ही मिलती है, हम लोग जितना भी काम करते हैं उसका। बहुत बढ़िया। तो वार्तालाप का विषय क्या रहते हैं? आप एक जनरल टॉक करिए, सांप्रदायिकता के ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकते, कोई भी इसका व्यापार के लिए उपयोग नहीं कर सकते। जैसे तो वो पॉसिबल नहीं, आपके लिए टेलीफोन है, आप टेलीफोन पे इस्तेमाल करिए उसके लिए। फ्री में यदि वार्तालाप करेंगे और व्यापार की बात करेंगे तो फिर गवर्नमेंट को मतलब रेवेन्यू के ऊपर उसका फर्क पड़ता है। और चूंकि आप बोलोगे कि अब ये कैसे उनको मालूम पड़ेगा, ये भी खासियत। मॉनिटरिंग स्टेशन देते हैं सब। अच्छा, अगर कोई नियमों को तोड़ता है और इस तरह से वार्तालाप करता है तो क्या तो उसका लाइसेंस छीन लिया जाता है? नहीं, एकदम नहीं छीनते। वो पहले रेड लेटर इश्यू करते हैं आप कि आपने इस दिन इस जगह पर इस टाइम पर इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपने ये चर्चा करी थी, बात करी थी, तो इसको एक्सप्लेन करी कि क्यों करी थी ऐसा। अच्छा। उससे पहले एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं और उसके बाद में फिर वो डिसीजन लेते हैं। ठीक, मैंने ये सुना है कि इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाएं भी होती हैं, वो कैसी होती हैं? क्योंकि देखिए अब लाइसेंस तो मिल गया, अब लोग पूछते कि आप करते क्या हो फिर इसके कब कितनी बातें करेंगे। अब एक उदाहरण मैं आपको बताऊं, अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में था, तो एक अमेरिकन से बात होती थी मेरी। तो अमेरिकन से पहले दिन तो ठीक है भैया, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा इक्विपमेंट कैसा है, ये बातें हो गई। मैंने भी अपना बता दिया, उसने भी बता दिया। दूसरे दिन भी ऐसे कुछ थोड़ी सी वहाँ के वेदर के बारे में और इसके बारे में चर्चा हुई। अब तीसरे दिन फिर क्या बात करेंगे, तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि आज खाने में क्या बनाया आपने और कितना बजे खाना खाओगे, डिनर कितना बजे। थोड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा में आ जाते, मतलब एक फैमिली माहौल जैसा बन जाता है। लेकिन ये जो कॉन्टेस्ट वगैरह जो है वो हमेशा हम लोगों की चलती रहती है, और हर शनिवार और इतवार को कई सारे देश इसके लिए मतलब कॉम्पिटिशन्स करते हैं, और उसमें 24 घंटे के लिए पीरियड रहता है, और आप जितने भी कॉन्टेक्ट करेंगे उनके पॉइंट्स के हिसाब से फिर आपको नंबर दिए जाते हैं। के अलावा फिर आपको वहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं तो मेल पर आ जाते हैं आजकल। दूसरा कुछ इन्होंने परमानेंट कुछ ऐसे अवार्ड्स रखे हुए हैं, जैसे वर्ल्ड ऑल कॉन्टिनेंट, आपने पूरे दुनिया में 6 कॉन्टिनेंट है जैसे जी, तो 6 कॉन्टिनेंट के लिए हर एक कॉन्टिनेंट के एक एक देश से यदि आपकी बात हो जाती है और उनका कुछ कंफर्मेशन होता, कंफर्मेशन में आपको बताता हूँ क्या होता है अभी, कि आपने इस दिन इस व्यक्ति से इस देश के आदमी से बात करी है, तो ऐसे 6 कंट्री से यदि बात हो जाती है तो आपको एक वर्ल्ड ऑल कॉन्टिनेंट करके अमेरिका से सर्टिफिकेट इश्यू होता है। और एक होता है DXC, यदि आपके 100 देशों से बात हो जाती है, 100 कंट्रीज, काफी बड़ी बात है 100 कंट्रीज से बात करना में, तो आपको एक अवार्ड और दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं DXCC, 100 कंट्रीज का अवार्ड दिया जाता है कि आपने 100 देशों के साथ में बात करी। इस तरह के कुछ फिक्स्ड परमानेंट उन्होंने बनाकर रखे हुए हैं। तो कुछ अवार्ड्स वैसे और कुछ सैटरडे संडे पे जो कॉम्पिटिशन होती है उसमें अवार्ड्स मिलते हैं। और दूसरा फिर यदि हम फील्ड डेज या कुछ इस तरह के पार्टिसिपेट्स करते हैं और उसमें हम हमारी मतलब एंट्री ये कराते हैं तो हमको उसके भी कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह मिलते हैं। तो बच्चों के लिए काफी अच्छा है और स्टूडेंट्स के लिए, उसके अलावा प्रोफेसर लेक्चरर। तो फिर आजकल के जमाने में आप देख रहे हैं कोविड-19 में सब लोग घर में बैठे हुए हैं, है ना, और घर में बैठकर भी हम लोग दुनिया से जुड़े हुए, सबसे बड़ी चीज तो ये है। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे टेलीफोन की डायरेक्टरी होती है, सबके पास टेलीफोन होते हैं तो उनके नंबर होते हैं, उसकी एक डायरेक्टरी होती है। जी जी। तो क्या इनकी कॉल साइन की भी कोई डायरेक्टरी है? हाँ जी बिल्कुल, मतलब हर एक के कंट्री की एक डायरेक्टरी होती है। और वैसे पहले तो हम लोग की एक हार्ड बुक में रहती थी। अच्छा। और अमेरिका की एक बहुत बड़ी डायरेक्टरी थी, क्योंकि अमेरिका में सबसे ज्यादा लाइसेंसेस इशूड है। अच्छा। तो हाँ,
सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर तो क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, जितने ट्रक ड्राइवर्स वगैरह चलते हैं ना, उनके पास भी ये लाइसेंसेस होते हैं। जी। क्योंकि क्या होता है कि बाहर बहुत हाईवेज पे चलते हैं और वहां पे कभी भी एक्सीडेंट्स हो सकता है, तो उनको मदद की आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय में वो अपनी इस रेडियोस का उपयोग करते हैं। वहां पर इतनी एडवांस्ड साइंस होने के बाद भी, मतलब इंटरनेट और मोबाइल्स वगैरह होने के बाद भी ये सेवा अभी तक चल रही है और रेडियो सर्विसेज का अभी भी वो लोग फायदा ले रहे हैं। लेकिन अब आजकल क्या हो गया कि अब इन्होंने ई डायरेक्टरी जैसे बना रही है, QRZ.com करके एक वेबसाइट है अपने नेट के ऊपर। तो उसके ऊपर जाकर यदि किसी का भी यदि कॉल साइड यदि आप डाल देंगे तो आपको उसकी पूरी डिटेल्स आपको उसके ऊपर मिल जाएगी। अच्छा, हैम रेडियो का जो उपयोग होता है वो प्राकृतिक आपदाओं के समय सुनने में आता है। तो प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन जब होती है तो किस तरह से इसमें हैम जो होते हैं वो सहयोग करते हैं लोगों की, यानी मानवता की मदद करते हैं। आपने भी मदद की है, लातूर में जो भूकंप आया था वहां भी आपने हैम रेडियो की मदद से मानवता की मदद की। मोरबी में जो बाढ़ आई थी उसमें भी आपने मदद की। तो मैं जानना चाहूंगी श्रोताओं के लिए कि ये मदद किस तरह से करते हैं। असल में बात क्या होती है कि जब भी कोई इस तरह से आपदा आती है या कोई इमरजेंसीज आती है, उस समय सभी कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। अच्छा, जहाँ पर की बाढ़ आई हुई है और वहाँ पर यदि किसी को मदद पहुंचाना है लेकिन वहाँ की जानकारी नहीं है, तो हमारे सेट्स जो होते हैं, रेडियो सेट्स, हम लोग गाड़ियों में फिट करते हैं और गाड़ियों से वहाँ जाकर के हम लोग ऑपरेट करते हैं और हमारे और भी जगह पर जो स्टेशन रहते हैं उनको हम लोग पूरी खबर देते हैं। कई बार हम लोग गवर्नमेंट की अथॉरिटी रहती है वहाँ पर भी हमारे स्टेशन लगाते हैं, जैसे पुलिस स्टेशन हुआ, कलेक्ट्रेट हुआ, वहाँ पर भी, और उनको भी जानकारी देते हैं जिससे कि तुरंत वहाँ से मदद की मतलब मैंने पूरी पहुंच सकेगी वहाँ पर। तो इस तरह के हम लोग पूरे एक सिस्टम बना लेते हैं वहाँ पर, लेकिन जाने से पहले हम लोगों को सब जगह पर अपनी व्यवस्था बना करके ही जाना पड़ता है, तभी ये काम हो पाता है। अब मोरबी में अपने यहाँ की डेड बॉडीज कई सारी ऐसे बह करके पाकिस्तान बॉर्डर तक वहां तक चली गई थी। तो इसलिए सी शोर में जाने के बाद में वहाँ के कुछ हैम्स ने हमको ऑपरेट करके बताया कि डेड बॉडीज यहाँ तक आई हुई थी। फिर हमने अपने गवर्नमेंट को बताया, इनको बताने के बाद में उन लोगों को वहां से कलेक्शन कराया। तो इस तरह की कई सारी मदद होती है, खाने पीने की चीजों की कमी होती है, कहाँ पर चाहिए, शेल्टर्स की व्यवस्था है, मेडिकल की जरूरत होती है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग उन लोगों को मदद करने में फायदेमंद सिद्ध होते हैं। पहले तो मतलब मैंने ठीक है कम्युनिकेशन फेल रहता है, लेकिन आजकल कम्युनिकेशन फेल होने के चांसेस कम है क्योंकि मोबाइल आ चुका है। तो अभी आपको मालूम है बम्बई में जो लोकल में एक बार जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो वो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद में वहां पर एक्चुअली परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि हर एक जन अपने मोबाइल से घर पे कॉल कर रहा था। पूरा ये नेटवर्क इतना जाम हो गया था क्योंकि ओवरलोड हो गया था। तो उस समय भी मतलब कम्युनिकेशन की स्थिति ऐसी बन गई थी कि किसी की बात नहीं हो पा रही थी। तो उस समय भी हम लोगों ने वहां पर भी मदद करी और हिमालयन कार रैलीज में तो हम लोगों ने बहुत मदद करी हुई है। हिमालयन कार रैली जो पहले अपने यहाँ पर 8-10 हो चुकी है, उसमें हम लोग हमेशा जा करके जहाँ से रैली गुजरती थी तो वहां पर हम लोगों के स्टेशन रहते थे और हम पहले से बता देते थे कि यहाँ रोड ब्लॉक तो नहीं हो गया, रोड तो नहीं बंद हो गया। तो हम पहले से अथॉरिटीज को बताने के बाद में पूरी रैली को यदि डाइवर्ट करना है, किसी दूसरे रास्ते पर ले जाकर के उसको चलाना है, तो वो इस तरह से मतलब मैंने पूरा प्लानिंग करते थे। क्योंकि हम लोगों की मदद सब जगह रहती थी। रात को यदि कोई गाड़ी गिर जाती थी खाई के अंदर तो हम लोग सबसे पहले पहुंच करके उनको मदद करते थे। तो ये मतलब एक सबसे बड़ा एडवांटेज हम लोगों का हमेशा रहा है और हम लोग हमेशा इसमें कोशिश ये करते हैं कि हमारी तरफ से जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सके हम लोग सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। यानी कि हैम जो रेडियो है वो केवल टाइम पास करने के लिए नहीं है, वो लोगों नहीं हित के लिए नहीं, मानवता की भलाई के लिए भी है। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अभी मेरी मिसेस ने भी परीक्षा दी और वो भी पास हो गई। अरे वाह, बैठी बहुत बढ़िया। तो उसको भी पूछा था मैंने कि मैं तुमको कुछ सिखा दूं, पढ़ा दूं, तो बोले कि नहीं मेरे को कोई जरूरत नहीं, 40 साल से मैं यही तो सुनते आ रहे होंगे, एक ही कमरे में बैठे थे। तो मेरे को सब याद है। यानी कि 40 साल से आपका घर एक स्टूडियो बना हुआ है एमएचआर रेडियो का। क्या कह रहे, अब वो क्या एक माहौल सा बन जाता है घर के अंदर। ट्रांसमीटर उपयोग में लाते हैं उसके लिए कोई एंटीना वगैरह भी लगाना होता है क्या? हाँ, हमको ऊपर एंटेनास भी लगाना पड़ते हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि हम एंटेनास के भी काफी सारे नए रिसर्च और ये करते रहते हैं कि नए नए एंटेनास बनाना और हमारा एंटेना कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और कैसे काम करेगा। तो ये भी हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग को एंटेनास इसलिए भी बनाना पड़ता है कि हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर ऊपर कितनी जगह हमको नहीं मालूम होती कि छत पर हमको इतनी जगह मिलेगी कि नहीं एंटेना लगाने के लिए। तो इसलिए हम उसी हिसाब से अपने एंटेना वगैरह डिजाइन करते हैं और वैसे बनाते हैं। खास करके जब गांव में जाते हैं, डिसास्टर में जाते हैं, तो हम सबको ट्रेनिंग जो देते हैं आपदाओं के लिए जाने के लिए,
तो उस ट्रेनिंग में हम लोग यही बताते कि आपके साथ में वहां पर कोई नहीं रहेगा, आप ये तैयारी से जाइए। आर्मी या उनके जैसा नहीं है कि एक रेडियो रिपेयर करने वाला अलग होगा, ऑपरेटर अलग होगा, एंटेना लगाने वाला अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप ही हो सब कुछ, जो कुछ है आप ही को करना है। तो इसलिए आप उसी तैयारी से जाना है। और इस कारण क्या हम लोग पे लीडरशिप, डिसीजन लेने का हमको एक तरीका, ये भी हम लोगों में कुछ क्वालिटीज डेवलप हो जाती है। इस कारण से काफी फायदेमंद सिद्ध होता है और काफी अच्छी चीज है इसमें। हमारे देश में बहुत सारे लोग हैम होंगे। हाँ है ना, करीब 40,000 के करीब लाइसेंसेस इशूड है अभी तक। अच्छा, सभी उम्र वर्ग के है ना? हाँ, लेकिन अपने पॉपुलेशन के हिसाब से अपने यहाँ पर बहुत कम है, अपने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस काफी ज्यादा है। अच्छा सर, आप 40 साल से आप बता रहे हैं कि ये एमेचर रेडियो ऑपरेट कर रहे हैं, तो अभी कुछ एक दशक ही मान लीजिए, इंटरनेट का इतना ज्यादा फैलाव हो गया है, हर शहर में इंटरनेट की पहुंच है, गांव तक इंटरनेट की पहुंच है, तो क्या इससे एमेचर रेडियो की महत्ता पर कुछ असर हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमको तो उससे फायदा हो गया है। अच्छा। हम लोगों ने कंप्यूटर्स को भी रेडियो में कन्वर्ट कर दिया है, आपको आश्चर्य लगेगा। हम लोग मतलब है, हम लोग के कई सारे कुछ रेडियोज ऐसे हैं कि जो कि हम लोग कंप्यूटर को भी हम कन्वर्ट करते हैं और हम उसके जरिए से भी बात करते हैं। अरे वाह। इंटरनेट वगैरह आपने बोला, तो अभी कतर ने एक अपना जियो सैटेलाइट भेजा हुआ है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, QO100 करके है। तो हम उसको ट्रैक करते हैं और उसके जरिए से बात करते हैं, क्योंकि वो अपने पूरे एशिया को कवर करता है और एक ही जगह स्थिर है। तो हम लोगों को उससे यूज करने में कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, उसमें सॉफ्टवेयर हम लोग डाउनलोड कर देते हैं और उसके जरिए से हम लोग उसके थ्रू बात करते हैं। तो हम लोग तो इसका काफी फायदा उठा लेते हैं, इंटरनेट आ गया है तो उससे हमको काफी एडवांटेज मिलता है। दूसरा मैं आपको बताऊं, अभी कुछ हमारे एसएस टीवीज है, मतलब स्लो स्कैन टीवीज वगैरह, कुछ इमेजेस डिजिटल सिग्नल्स में हम लोगों को ऊपर से मिलती है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जो भेजी जाती है। तो उन लोगों को भी हम लोग जब डिजिटल सिग्नल रिसीव करते हैं तो उसके कुछ एप्स बनाए गए हम लोगों ने, और हमारे हैम्स नहीं बनाए, तो वो एप्स के जरिए हम ये देखते कि वो पिक्चर कौन सी भेजी गई, हम लोग हमारे इच्छा वो पिक्चर भी देख लेते हैं उन्होंने क्या भेजी है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत नई चीजें हैं ये, और काफी अच्छा फायदेमंदी है। मतलब टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सबसे बड़ा एक उपयोगी सिद्ध होता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। 1972 में मेरे को लाइसेंस मिला था दिसंबर में, तो तब से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ इसको, स्टेशन को। तो उस समय तो हमने अपने हाथ से ही बनाए थे ट्रांसमीटर, और उस समय इतनी अवेलेबिलिटी भी नहीं थी। आजकल तो कमर्शियल बहुत अवेलेबल है, लोगों के पास पैसा भी हो गया तो खरीद सकते हैं। उस समय हम लोग के पास पैसे भी नहीं थे, 250 रुपए में ट्रांसमीटर बन गया हमारा। और 200 रुपए में हम लोग आगरा से एक पुराना रेडियो खरीद करके लाए थे, उसको ठीक करके हमने उसका जोड़ी बना करके हम लोगों ने चलाई थी वो, और पूरा स्टेशन सेटअप हो गया, पूरी दुनिया में बात करते थे। लेकिन मजा वही आता है यदि आप अपने हाथ से की हुई चीज के ऊपर जो काम करते हो और आप उससे बात करते हो, तो आपको बहुत आनंद मिलता है उससे। कि आपको बताऊं, आपका ग्वालियर रेडियो स्टेशन जो है, हम लोग करीब आज पिछले 51 साल से रेगुलर सुन रहे हैं इसको, आपको आश्चर्य लगेगा। और सुबह हमारे यहाँ पर घर पे अभी भी आजकल 6 से 8 बजे तक हमारे यहाँ ग्वालियर रेडियो स्टेशन चलता रहता है। क्या बात। हाँ, और 5 बजे से शाम को 6:30 बजे तक चलता रहता है। उस समय हम लोगों ने सबसे पहले सन 1969-70 में हम लोगों ने क्रिस्टल रेडियो बनाए थे। अच्छा। और एक क्रिस्टल पे एक हेडफोन लगा करके हम लोग सुनते थे, उसमें बैटरी की भी जरूरत नहीं थी, उसमें ग्वालियर रेडियो स्टेशन ही आता था। हाँ, तो रात भर हम रात बंद होने तक हम ग्वालियर रेडियो स्टेशन सुनते रहते थे। आप हमारे बहुत पुराने और श्रोता भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं यही आपको बताना चाहता कि मतलब हम लोग ग्वालियर रेडियो स्टेशन के भी बहुत पास से जुड़े हुए हैं, और हमको तभी से शौक लगा, चूंकि क्रिस्टल रेडियो बना है, उससे लोकल के सिवा कुछ आता ही नहीं था, और उस समय कुछ ऐसा था भी नहीं। तो काफी अच्छा लगता था कि हम लोगों ने देखो ये क्रिस्टल रेडियो बना है और हम कितना बढ़िया सुन रहे हैं, बिल्कुल वहाँ तभी से शौक लग गया था। चलते चलते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आजकल के युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा रहते हैं, अगर वो एमेचर रेडियो अपनाना चाहते हैं तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? मैं तो इनको यही सुझाव दूंगा कि देखिए, आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको इससे ज्यादा सीखने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा। दूसरी एक चीज खासियत ये है कि इनको एक इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, जिसपे कि सब लोग इनको जान सकते हैं, और कई सारी अच्छी एक्टिविटीज कर सकते हैं, कई सारे अच्छे लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है इनकी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हमारे इसमें
सभी तरह के लोग जुड़े हुए। बराक ओबामा भी मतलब मैंने लाइसेंस होल्डर थे, तो उनके वहां पर वो नेट चलाते थे अपने व्हाइट हाउस में। हर गुरुवार को शाम को 5:30 बजे उनका नेट चलता था और उसमें सभी लोग मिलकर के उसके ऊपर कुछ डिस्कशन करते थे। लेकिन कई सारे ऐसे लोगों से बात होती थी अपन जिनका विचार भी नहीं कर सकते, ऐसे लोगों से बात हो सकती है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम अपने घर में बैठे पूरी दुनिया के लोगों से बात दुनिया से जुड़ जाते हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। घर से बैठे बैठे आप दुनिया से जुड़ जाते हैं और इसीलिए हमारी एक मतलब है एक मेन ये है वन वर्ल्ड वन लैंग्वेज, मतलब पूरी एक भाषा एक है और पूरा दुनिया एक है। और ये हमारा एक लोगो है बहुत अच्छा। और स्पेशली हम लोग ये भी सिखाते हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा बात कैसे करी जाए, क्योंकि जो समय आपको मिलता है उसका सदुपयोग कितना हो सकता है उसके ऊपर खासियत ये रहती है। आजकल कोविड-19 का संक्रमण पूरी दुनिया में ये समस्या भी, तो क्या इस पर भी डिस्कशन होता है? होता है ना, बिल्कुल डिस्कशन होता है। और आपको ये भी बता दूं, अब कोविड-19 का ही विषय निकला है और पिछले 3-4 महीने से मैं सिर्फ कोविड-19 के लिए ही अपना स्टेशन ऑपरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल परमिशन मिली है कि आप स्टे होम और स्टे सेफ, पूरा वाक्य है, पूरी दुनिया में आप इसको स्प्रेड आउट करें। तो हम जब भी बात करते हैं तो हम इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मतलब सब जगह फैलाने की कोशिश करते हैं। सभी देशों ने अपने अपने यहाँ के एमेचर्स को ये इस प्रकार की सुविधाएं दी हुई है। तो मेरा भी 31 अगस्त तक मेरे को इसको ऑपरेट करना, मेरी परमिशन 31 अगस्त तक की है। यानी कि इस आपदा के समय में भी हैम रेडियो मदद कर रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। बिल्कुल। और इसमें मेरे से जितने भी लोगों का कांटेक्ट होता है, मैं एक उनको ई सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन इश्यू करता हूँ। भिड़े सर, आपने बातचीत के माध्यम से जानकारी दी एमेचर रेडियो के बारे में और हमारे इस आकाशवाणी यानी इस रेडियो के माध्यम से एमेचर रेडियो के बारे में श्रोता बहुत कुछ जानेंगे, उत्सुकता जगेगी तो वो इससे जुड़ना चाहेंगे और निश्चित रूप से वो आपसे संपर्क करेंगे। आपने समय निकाला और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खास करके आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। 50 साल से हम आकाशवाणी सुन रहे हैं वाले रेडियो स्टेशन, लेकिन आज रूबरू बात हो गई आप लोगों के साथ में, हमें बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्ते। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हैम श्री GS भिड़े से की गई ये बातचीत। इस बातचीत से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। आप चाहें तो अपने शौक में एक और बेहतरीन शौक शामिल कर सकते हैं। हैम रेडियो का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इसकी परीक्षा भी दे सकते हैं। तो श्रोताओं, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी के कार्यक्रम। अभी अनुमति दीजिए आभा गुप्ता को। नमस्कार।